हेलो मित्रों, साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए मैं आपके लिए साइंस का एक वीडियो और लेकर आया हूं। आज का टॉपिक हमारा होगा प्रजनन की अवस्थाएं, तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है विद्यार्थियों, तो प्रजनन की अवस्थाएं सबसे पहले हम देख ले। प्रजनन की अवस्थाएं, प्रजनन की हमारे पास यहाँ पर 5 अवस्थाएं दी गई है। पहली युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूणरोपण और प्रसव, 4 अवस्थाएं दी गई है। तो सबसे पहले हम देखें युग्मक जनन में। युग्मक जनन में वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। ये जो इसमें आते हैं वृषण जो मैंने बताए थे आपको, एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। और ये जो वृषण होते हैं, वृषण तथा अंडाशय मिलकर, वृषण प्लस अंडाशय मिलकर के, दोनों मिलकर के आपके युग्मक जनन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मक जनन का निर्माण करते हैं। और नर में वृषण में होने वाली क्रिया, जो नर होता है हमारा, नर में होती है वृषण की क्रिया। नर में होने वाली वृषण क्रिया के दौरान शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी कि जो नर है, इसमें वृषण क्रिया होने पर शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का। तो नर में होने नर में वृषण की जो क्रिया होती है, उसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, और यह क्रिया कहलाती है शुक्र जनन। तो ये जो क्रिया कहलाती है, इसको कहते हैं हम शुक्र जनन। ठीक है, शुक्र जनन। और मादा में जो होता है, हमारे मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है, मादा में अंडाणु का निर्माण होता है। इस क्रिया को कहते हैं अंडजनन। क्या कहते हैं? अंडजनन क्रिया कहते हैं। और मादा के अंडाशय में युग्मकों के निर्माण की क्रिया, जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, अंडजनन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडजनन क्रिया। ये तो आपका हो गया युग्मक जनन। दूसरा आता है निषेचन। निषेचन का मतलब नर और मादा दोनों आपस में क्रिया करेंगे, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्रिया करेंगे। क्रिया करने के दौरान ही निषेचन की क्रिया होगी। तो मादा में उपस्थित अंडाणु, यानी मादा के अंडाणु प्लस मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु आपस में क्रिया करके, यानी कि मैथुन क्रिया के द्वारा, यहाँ पे क्रिया होती है आपकी क्रिया, जो क्रिया करते हैं दोनों, क्रिया करने के दौरान जो ये क्रिया हो रही है दोनों में आपस में, वह क्रिया कहलाती है आपकी निषेचन क्रिया। इसमें क्या होता है? अंडाणु जो होता है आपका, अंडाणु वो आपका शुक्राणु के संपर्क में आता है। अंडाणु के संपर्क में आता है, शुक्राणु के संपर्क में आता है। संपर्क में आते ही वह युग्म जनन का निर्माण करता है। युग्म जनन का निर्माण करता है। युग्म जनन का निर्माण करते ही वो जो निर्माण होता है युग्म जनन का, वह क्रिया हमारी कहलाती है निषेचन क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? वह हमारी निषेचन क्रिया कहलाती है। और उसके बाद भी हमारे पास आता है विदलन या भ्रूणकारोपण। जब निषेचन की क्रिया होती है तो उस समय समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान, यहाँ समसूत्री है, समसूत्री विभाजन, इसका मतलब युग्म जनन की जो क्रिया होती है, उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना बनती है। एक यहाँ समसूत्री विभाजन के द्वारा एक संरचना बनती है। क्या बनती है? संरचना बनती होती है। संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम कोरम कहते हैं। संरचना बनती है, जिसे हम कोरम कहते हैं। कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। और कोरम कहते हैं तो तत्पश्चात कोरम जो है गर्भाशय के अंतःस्तर में जाकर स्थापित हो जाता है। कोरम जो है गर्भाशय के अंतःस्तर में स्थापित हो जाता है। कौन? कोरम अंतःस्तर में स्थापित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया आपकी जो है ना, यह प्रक्रिया भ्रूण कहलाती है, भ्रूणरोपण कहलाती है। यह प्रक्रिया यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, एक संरचना बनती है, उसको हम कोरम कहते हैं। और कोरम की जो संरचना होती है वो अंतःस्तर में जाकर स्थापित हो जाती है, गर्भाशय के अंतःस्तर में। और इसे हम कहते हैं क्या? इसे ही हम कहते हैं भ्रूण का रोपण। क्या होता है? यानी भ्रूण का निर्माण हो जाना। तो पहले आपका युग्म जनन हुआ, तो उसके अंदर निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया होने के बाद भ्रूण का रोपण हो गया। भ्रूण के बाद में प्रसव में क्या होता है? देखिए, भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास, भ्रूण रोपण हो गया, उसका विकास होगा। इसमें भ्रूण विकास होता है। इसमें होता है भ्रूण विकास। भ्रूण का विकास यानी भ्रूण बढ़ेगा तो एक निश्चित समय के बाद प्रसव होगा। तो भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। यानी भ्रूण का विकास होता है, उसमें
भिन्न भिन्न अवस्थाएं आती है, अलग अलग अवस्थाएं आती है। तो गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। गर्भस्थ शिशु का जो पूर्ण निर्माण होता है, पूर्ण निर्माण इसका हो जाता है ना, पूर्ण निर्माण के द्वारा बच्चा जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है। तो शिशु जन्म की जो एक प्रक्रिया होती है वह कहलाती प्रसव। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं शिशु जन्म की प्रक्रिया ही प्रसव कहलाती है। तो विद्यार्थी मित्रों आप समझ गए होंगे प्रजनन की अवस्थाएं हैं हमारे पास ये। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तंत्रिका। क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका। तो देखो तंत्रिका में क्या पढ़ रहे हैं हम? तंत्रिका। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका। हाँ विद्यार्थियों देखिए, अब हम पढ़ रहे थे प्रजनन की अवस्था हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका। क्या पढ़ रहे हैं? तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र क्या है? ये तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंग, हमारे शरीर के अंग होते हैं। देखो मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में एक दूसरे के परस्पर सहयोग तथा समन्वय से कार्य करते हैं। यानी भी कोई भी अंग पृथक रूप से कार्य नहीं करता है, उसके अंदर विभिन्न अंगों की सहायता ली जाती है, विभिन्न अंगों का सहयोग लिया जाता है, आपस में सहयोग होता है, इनमें आपस में तालमेल होता है, उसकी सहायता से ये कार्य करते हैं। तो शरीर के विभिन्न अंगों के समायोजन के लिए, यानी सभी के अंग, शरीर के सभी अंग समायोजित कर ले, भाई आपको ये कार्य करना है, मुझे ये करना है, ये करना, तीनों को मिलाकर ये कार्य संपादित हो जाएगा। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों के समायोजन के लिए एक तंत्र हमारे शरीर में कार्य करता है, जो उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। अब इसकी सहायता से क्या होता है कि विभिन्न तंत्रों में, अलग अलग तंत्रों में समन्वय को बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से स्थापित करने हेतु मानव शरीर में यह तंत्र कार्य करता है। और उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आती है, उसके अंदर बहुत सारे तंत्र शामिल होते हैं। यह दो प्रकार का होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है मेरुरज्जु। क्या आता है? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। दो भाग होते हैं इसके भी दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा मेरुरज्जु, एक हमारा होता है मस्तिष्क। अब मस्तिष्क हमारा तीन भागों में बटा रहता है, तीन भाग होते हैं इसके। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं हमारे पास। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है पश्च मस्तिष्क और एक होता है मध्य मस्तिष्क। ये अग्र, ये तो है आपका अग्र मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क, उसके बाद में आपका पश्च मस्तिष्क, पश्च यानी पीछे वाला हिस्सा। ये तीन भाग आप इसके होते हैं मस्तिष्क के। और देखिए विद्यार्थियों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। और मस्तिष्क हमारा तीन भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, तीन भागों में बटा हुआ रहता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमारा दो भागों में बटा रहता है। इसमें हमारे पास आता है कायिक तंत्र। कौन सा? कायिक तंत्र। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और फिर आगे चलकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बढ़ जाता है। एक हमारे पास होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी। तो आइए हम चलते हैं वीडियो के, और हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र का विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। मस्तिष्क के बारे में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए मैं आपको आगे उपस्थित हूँ आपके साथ। तो देखिए, बने रहिए आप वीडियो में और समझते रहिए। आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए और अपनी बुक को देखिए, अपनी नोटबुक के अंदर ट्राई कीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं मानव का तंत्रिका तंत्र। हम पढ़ेंगे मानव का तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं। वैसे तो हम ये तंत्रिका तंत्र ही पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मानव का तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ रहे हैं? मानव का तंत्रिका तंत्र। इसमें हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये पढ़ रहे हैं। अभी मैंने बताया इसके दो भाग थे। पहले तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क के फिर तीन भाग थे, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। सबसे पहले हम मस्तिष्क यानी ब्रेन, हम पहले मस्तिष्क इसको बोलते हैं हम ब्रेन। क्या बोलते हैं मस्तिष्क को? ब्रेन, BRAIN, ब्रेन। इसके बारे में जान ले, मस्तिष्क के बारे में। तो ये मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है। कौन सा अंग है? एक केंद्रीय अंग है जो सूचना विनिमय, सूचना का आदान प्रदान, ये नहीं, ये सूचना जो है ना, सूचना उसका आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान यानी जैसे हमारे पैर में कांटा चुभ गया तो हमें तुरंत सूचना मिल जाएगी मस्तिष्क में जाकर हमारे पैर में कुछ चुभा है, या हमें ठोकर लग जाएगी, कुछ दर्द होगा, दर्द का अनुभव हमें तुरंत यहाँ पे मस्तिष्क में हो जाएगा।
तो इस प्रकार हमारा मस्तिष्क सूचना जो है ना, सूचना उसका आदान प्रदान करता है। क्या करता है? आदान प्रदान करता है। अब क्या करता है? शरीर के विभिन्न कार्यकलाप जैसे तापमान का नियंत्रण करना, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, ये भी ये कार्य करता है। तो तापमान नियंत्रण, कुछ मात है इसमें, तापमान नियंत्रण करना, ठीक है। उसके बाद में मानव का व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखना, सूंघना, सुनना है, तो इसमें श्वसन भी आ जाएगा, इसमें देखना आ जाएगा, इसमें सूंघना आ जाएगा, देखना सूंघना, रक्त परिसंचरण तंत्र भी आ जाएगा इसमें, रक्त परिसंचरण, ठीक है। रक्त परिसंचरण, बोलना करना, सारी क्रियाएं को यह नियंत्रित करता है। कौन? मस्तिष्क नियंत्रित करता है हमारा। तो आप समझ गए होंगे। तो शरीर के विभिन्न कार्यकलाप जैसे तापमान नियंत्रण करना, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखना, सूंघना, बोलना आदि ग्रंथियों का जो श्रावण होता है आदि इसके द्वारा किया जाता है। और इसका जो वेट होता है, वजन, इसका जो वजन होता है वो कम से कम होता है आपका 1.5 kg, यानी कि आपका 1500 ग्राम इसका वजन होता है, 1.5 किलो, इसका मतलब 1500 ग्राम, 1500 ग्राम इसका वेट होता है। और यह शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है। तो ये आपका सर्वाधिक जटिल अंग, ये भी कुछ पॉइंट इसके अंदर आप नोट करते जाएं, मोटे मोटे। जटिल अंग का मतलब बिल्कुल फंसा हुआ है, ऐसे एक दूसरे के अंदर ऐसे मिक्स मिला हुआ है, मतलब एकदम जटिल अंग है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे। मस्तिष्क में सूचना आदान प्रदान करता है, तापमान वगैरह नियंत्रण, श्वसन नियंत्रण करता है, परिसंचरण करता है, वजन इसका 1.5 किलो होता है, सर्वाधिक जटिल अंग होता है मस्तिष्क। अब मैंने बताया आपको मस्तिष्क जो है ना हमारे 3 भागों में डिवाइड था। कितने भागों में डिवाइड था? मस्तिष्क 3 भागों में डिवाइड था। अब मस्तिष्क तीनों भागों की जानकारी मैं आपको दूंगा आपके सामने। आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और आप समझते रहिए अच्छी तरह, और आप अधिक से अधिक नोटबुक का प्रयास करें, उसमें देखकर अध्ययन करें, अधिक से अपने माइंड को बढ़ाएं, दिमाग को विस्तृत करें, ठीक है विद्यार्थियों। चलते हैं अब इसके बाद में आगे हम इसके बारे में बताएंगे। हाँ विद्यार्थियों देखिए, अब मानव मस्तिष्क के 3 भागों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, अग्र, मध्य और पश्च। आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और पीछे वाला भाग, पश्चिम। अब अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, इससे हम बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? बोलो, प्रमस्तिष्क। इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का दूसरा नाम क्या है? प्रमस्तिष्क। ध्यान रखना, प्रमस्तिष्क में थैलेमस, हाइपोथैलेमस मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। इसमें होते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिलकर के मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। यानी प्रमस्तिष्क जो है ना आपका, ये मानव शरीर का 80 से 85% भाग, नोट कर लेना, 80 से 85% भाग बनाता है। कौन बनाता है? प्रमस्तिष्क जो है ना, मानव मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क है वह मानव के मस्तिष्क का 80 से 85% निर्माण करता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जहां से ज्ञान, चेतना, सोचना, यानी इंपॉर्टेंट बात है, क्या कार्य करता है? ये ज्ञान, चेतना, सोचना, ज्ञान, चेतना, सोचना, विचारने का कार्य संपादित कर, सोचना, विचारना जो भी कार्य ये संपादित करता है, ये कार्य है इसके, ठीक है। ज्ञान, सोचना, समझना, ये क्षमताएं बढ़ाना, ये हमारा कार्य करता है। ये गहरा विदलन प्रमस्तिष्क को दाएं और बाएं गोलार्धों में विभाजित करता है। ये जो है ना मस्तिष्क को दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध 2 भागों में विभाजित करता है। और मस्तिष्क के अंदर एक द्रव भरा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क में एक द्रव भरा होता है, उसे वह द्रव घूसर रंग का होता है। तो द्रव घूसर रंग का दिखाई देता है। दोनों गोलार्ध आपस में कॉर्पस कैलोमस की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट और क्या है वो देख लें आप, कि हाइपोथैलेमस इसमें जो स्थित होता है उसका कार्य क्या है? भूख, प्यास, निद्रा और थकान। ये जो हाइपोथैलेमस है इसका कार्य देखो, भूख, प्यास, निद्रा। हाइपोथैलेमस जो है ना ग्रंथि, अभी बताऊंगा हाइपोथैलेमस ग्रंथियों के बारे में। अभी मैं आपको ग्रंथियों के बारे में अलग से अध्ययन कराऊंगा,
अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर आता है ये हाइपोथैलेमस। अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल, ये सारी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका कुछ न कुछ कार्य अपना अलग अलग कार्य होता है। तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? यह भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, भावनाओं को क्या करता है? आदि का ज्ञान करवाता है। भूख, प्यास, निद्रा, समझ गए क्या आप? और थकान, ताप, ठीक है ना, जैसे ताप है, तापमान हमारे शरीर में बढ़ रहा है, थकान हो रही है, आदि का ज्ञान हमें करवाता है ये कौन? हाइपोथैलेमस। कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये हमारा है अग्र मस्तिष्क, इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस होते हैं। हाइपोथैलेमस का कार्य भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान आदि का करना है, आदि का ज्ञान देना है, पता करना है भाई हमें थकान हो रही है, हमें ताप लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इस प्रकार का कार्य है। और इसके अंदर मैंने बता दिया था एक द्रव भरा होता है, द्रव, ठीक है, घूसर रंग का दिखाई देता है द्रव, ठीक है। अब क्या होता है? दूसरा है हमारे पास मध्य मस्तिष्क। कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में देखो यह 4 पिंडों में बटा होता है। इसके 4 पिंड होते हैं भाई, 4 पिंडों में बटा होता है। कितने पिंडों में बटा होता है? 4 पिंडों में बटा होता है। और जो हाइपोथैलेमस वसा पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है, जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य होता है, यानी हाइपोथैलेमस और पीछे वाला जो हिस्सा है हमारे पश्च मस्तिष्क, उसके बीच में स्थित होता है। कौन? मध्य, अर्थात मध्य यानी बीच में, नाम से पता है मध्य, मध्य यानी बीच में। किसके बीच में? हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के बीच में। ये हाइपोथैलेमस ये रहा हमारे पास है, और पश्च मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, ठीक है। और यह 4 पिंडों में बटा होता है। प्रत्येक पिंड में कोरपेरा क्वाड्रिजिनम कहा जाता है। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए, निचले 2 पिंड श्रवण के लिए। इसमें 4 पिंड है, तो ऊपर के जो 2 पिंड हैं, ऊपरी 2 पिंड वो क्या करते हैं? देखो, ऊपरी 2 पिंड दृष्टि यानी देखना, जैसे हम देखते हैं आंखों से, ऊपरी 2 पिंड क्या कार्य करते हैं? वो देखो, ऊपरी जो 2 पिंड है हमारे, वो दृष्टि के लिए होते हैं। और निचले जो 2 पिंड होते हैं, निचले जो 2 पिंड होते हैं, वो क्या करते हैं? निचले 2 पिंड हमारे श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। श्रवण यानी सुनना, श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 4 पिंड है इसमें, इंपॉर्टेंट यही चीज है, 4 पिंडों में विभाजित होता है। ऊपर के 2 पिंड हमारे दृष्टि के लिए, नीचे के 2 पिंड हमारे श्रवण के लिए कार्य करते हैं, सुनने के लिए। तो इस प्रकार हमारा मध्य मस्तिष्क हो गया। अब आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। कौन सा? पश्च मस्तिष्क। इसका नाम देखो, उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क। मैंने इसके बारे में बताया था आपको, प्रमस्तिष्क ये महत्वपूर्ण अंग है इसका। सबसे पहले देखो, ध्यान रखना, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये, क्योंकि सोचने करने की शक्ति सारी यही रखता है। कौन? प्रमस्तिष्क। और जो हम पश्च मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, तो यह भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश में समाहित रहता है। इसमें अनुमस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क, यह भाग अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मध्यांश को समाहित करता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। तो देखो विद्यार्थियों, ये आपके सामने हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पर पश्च मस्तिष्क के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। अब हम कर रहे हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो इसके अंदर क्या है? यह शरीर अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। इसका नाम पहले तो नोट कर लें आप, इसको अनुमस्तिष्क, इसका नाम है अनुमस्तिष्क बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। और यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग, दूसरा बड़ा भाग। पहला बड़ा भाग बता दिया मैंने आपको, कौन सा था? अग्र मस्तिष्क, जिसे क्या कहा था? प्रमस्तिष्क। पहला बड़ा भाग वो, दूसरा बड़ा भाग कहलाता है कौन? पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को बोलते हैं। और देखो सुन विद्यार्थियों, इसका जो कार्य है, इंपॉर्टेंट हमारी परीक्षा में यही होता है। जैसे मान लो इसका कार्य क्या है, पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, इसका क्या कार्य है, ठीक है। अब देखो साहब, अब ये पश्च मस्तिष्क होता है दूसरा बड़ा भाग है, जो ऐच्छिक पेशियां, हाथ व पैर की पेशियों को नियंत्रित करता है। यह जो क्या करता है, हाथ पैर की जो पेशियां हैं, हाथ पैर की पेशियां, यानी जिसे हम कहते हैं ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक, हमारी इच्छा से। जैसे हमने कहा हाथ को उठाया तो हमने हाथ को उठाया, हमने कहा गर्दन को घुमाया तो गर्दन को हमने घुमाया यूं, ठीक है। हमने कहा हाथ को चलाया तो हमने हाथ को चलाया। तो ये जो हमारी क्रिया है, जो ऐच्छिक क्रिया है,
ठीक है, हमारी इच्छा से जो होती है। तो ऐच्छिक क्रिया जो होती है हमारी, हाथ को चलाना, पैर को चलाना, ये ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रित करता है, ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करना है, नियंत्रण ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है कौन? अनुमस्तिष्क। कौन करता है? अनुमस्तिष्क। अब आगे देखिए साहब, इसके बाद में क्या है, जो है आपका ये जो मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। मध्यांश यानी मैंने भी बताया था आपको, ये अनुमस्तिष्क पोन्स तथा मध्यांश को समाहित करता है। ये अनुमस्तिष्क जो होता है ना, ये हमारे पास पोन्स व मध्यांश को समाहित करता है, पोन्स व मध्यांश, मध्यांश को समाहित करता है। अब मध्यांश का क्या कार्य है? देखो मध्यांश का कार्य बता रहा हूं आपको। मध्यांश का क्या कार्य है? पोन्स होता है, मध्यांश का समाहित करता है ये। अब मध्यांश कार्य क्या है? देखो हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं, मध्यांश करता है अनैच्छिक क्रिया, नोट कर लेना, अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं जो है ना, ये इस पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अब अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं होती, जैसे हृदय की धड़कना, जैसे हृदय की धड़कन, या हृदय की धड़कन है। अब आपको हृदय की धड़कन को बंद कर दो तो वो नहीं हो सकती बंद। क्यों? क्योंकि वह अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया बंद नहीं होती अपनी इच्छा। श्वास लेना, श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया को बंद कर दो, कुछ समय के लिए तो कर सकते हैं, कुछ सेकंडों के लिए, परमानेंटली हम उसे बंद नहीं कर सकते हैं। तो यह हमारी ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया है। हाँ? और रक्तदाब, जैसे रक्तदाब है हमारा, वो भी अनैच्छिक क्रिया है, आदि का श्रवण करता है। ये कौन? तो यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। और इसके अंदर क्या आता है? यह अंतिम भाग है। कौन सा भाग है? ये अंतिम भाग है, ये जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है ये। कौन? अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो इस प्रकार विद्यार्थी ये आपके मस्तिष्क का कंप्लीट होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे इसको अच्छी तरह से, आपने देखा होगा अच्छी तरह। और ये तीनों भाग मैंने आपको बताए हैं। अग्र मस्तिष्क क्या क्या कार्य था, मध्य मस्तिष्क इसमें क्या क्या कार्य था, कितने पिंडों में बटा हुआ था, 2 पिंड थे, 2 पिंड के कार्य कर रहे थे इसके अंदर, 2 पिंड के कार्य कर रहे थे। तो एक पिंड ने क्या कार्य किया, दूसरे ने क्या कार्य किया। 2 पिंडों ने हमें बताया था मैंने आपको, 2 पिंड दृष्टि कार्य करते हैं, 2 पिंड श्रवण कार्य करते हैं मध्य मस्तिष्क में। पश्च मस्तिष्क के लिए बताया था मैंने आपको, अनुमस्तिष्क कहते हैं इसे हम, जो पोन्स और मध्यांश को समाहित करता है, पोन्स और मध्यांश को समाहित करता है। अब इसमें सबसे दूसरा बड़ा भाग अनुमस्तिष्क कहलाता है इसका। इसमें हाथ पैर की पेशियां, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण होता है इसका। और इसके अंदर जो मध्यांश होता है, उस मध्यांश का कार्य अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना, अनैच्छिक क्रियाओं संपादित करना है, ठीक है ना। तो हृदय की धड़कन है, श्वास है आदि। और सबसे बड़ी बात है, यह सबसे अंतिम अंग है किसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, सबसे मानव की तंत्रिका तंत्र है उसका सबसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अंतिम अंग है, ठीक है। और यह अंतिम भाग जो है मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। सबसे निचले भाग में हमारे यहाँ पर पीछे की ओर यहाँ मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। और हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि यहाँ पर गले में होती है दोनों तरफ, ठीक है। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस पास पास ही होती है, नजदीक होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताना चाहूंगा। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, क्या कार्य